नमस्कार बच्चों। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक ऑन दिस लेक्चर। तो बच्चों आज हमको पढ़ना है मोशन ऑफ अ रॉड, कंडक्टिंग रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए। ये हमारा लास्ट लेक्चर का कंटेंट था। ठीक है, तो आज का जो कंटेंट है उसका हेडिंग मैं आपको दिखवा दे रहा। हेडिंग दो, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ कंडक्टर of a conductor rod या फिर कंडक्टिंग रॉड बोल दीजिए इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसी की बात आज करते हैं हम लोग। बड़ी आसानी से, बड़ी इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है, चलिए। तो करना क्या है इसमें, जरा समझते हैं। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ना एक रॉड बना देते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो। ये एक मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ और इस फील्ड के अंदर मैं एक रॉड बना देता हूँ। सपोज ये एक रॉड है। ऑब्वियस सी बात है, अगर रॉड यहाँ पर चल रही है और इस रॉड के अंदर ना कंडक्टिंग है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। फ्री इलेक्ट्रॉन भी चलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ कहाँ पर है, इस डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर x डायरेक्शन में वेलोसिटी है और z डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, क्या हो रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। ये z है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, ये x में रोड जा रही है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और वो y डायरेक्शन में हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सिद्धांत है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपोगेशन तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो इस स्थिति को ध्यान रखते हुए मैं ये मानता हूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ लगा रखा है, मतलब कि z डायरेक्शन में लगा रखा है, जैसा कि मैं दर्शा रहा हूँ आपको डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। किन पर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स? जो इस रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन है उन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। ठीक है, वो फोर्स जो होता है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। वो फोर्स इन इलेक्ट्रॉनों को नीचे इकट्ठा कर देगा और उसी के ऑपोजिटली एक चार्जेस है जो ऊपर आ जाएंगे। तो हम ये बोल देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ लगेगा Fm, और उसी के परपेंडिकुलरली हम ये मान लेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है। और ये तब तक लगता है जब तक कि दोनों फोर्स, लोरेंज फोर्स जीरो नहीं हो जाए, स्टेबल कंडीशन में नहीं आ जाए। बाकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर लगता है। ये तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर लगता है। तो मैंने ये बोला कि वेव प्रोपोगेशन x डायरेक्शन में हो रहा है, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, और z डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है वो आप लगा रहे हैं। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी तो दोनों फोर्सेस कंपनसेट कर लेंगे एक दूसरे को, मतलब लॉरेंज फोर्स जीरो हो जाएगा। सो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम Fe and Fm
compensate to each other. Compensate to each other, समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि एफ ई प्लस एफ एम इज इक्वल टू जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स कंपनसेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स हम जानते हैं क्यू ई होता है, मैग्नेटिक फोर्स हम जानते हैं क्यू वी क्रॉस पी होता है। तो इस स्थिति में हम ये भी जानते हैं कि क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू वी क्रॉस डी। तो इससे तो एक चीज निकल के साफ साफ आ रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज द माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई विद द क्रॉस विद मल्टीप्लाई विद द बी। अब एक बात समझो, अगर मैं इसे मान लूं कि वेलोसिटी जो है वो एक्स डायरेक्शन में है प्लस आई कैप में, मैं ये मान रहा हूं कि अंदर की ओर मैंने क्रॉस लगाया है ना, इसका मतलब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, माइनस के कैप में है। तो जरा ये वैल्यू यहां पुट करना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस कितना आएगा, माइनस जे कैप में। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ ले जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जे कैप में। तो अगर माइनस जे कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कहीं ना कहीं ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे, नीचे नेगेटिव चार्ज होंगे, ठीक है ना। नाउ एफ एम दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, जरा इसको सोल्व करें तो माइनस क्यू वी बी इधर लग रहा है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर, क्योंकि माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है ना, सो दिस इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दैट इज द माइनस क्यू, ठीक है। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो माइनस का ई। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर दिखाई देगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगा। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट हो जाएंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड induced EMF at the ends of the conducting rod of the
conducting rods, conducting rod of the conducting rod is, तो ईएमएफ का फॉर्मूला मान लेता हूं मैं कैपिटल स्मॉल ई है, जो कि एक वोल्टेज की फॉर्म का होता है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद द लेंथ। पोटेंशियल बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद द लेंथ। ये वही तो फॉर्मूला है, याद नहीं आया तो याद रखो। V बराबर क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर, इसी फॉर्मूले से लिखा है मैंने, है ना। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो पोटेंशियल ही होता है एक तरह से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या लिखा, माइनस वी क्रॉस बी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या लिखा, माइनस वी क्रॉस बी। सो ईएमएफ जो आएगा वो आएगा माइनस वी क्रॉस बी डॉट एल। बेटा वी क्रॉस बी और एल ये सब एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे तो वी बी एल हो जाएगा। इसको याद रखना हमेशा, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आपको समझ में नहीं आता थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, चलो कैसे ये हुआ। एक्चुअली जो आपका वी है वो आई कैप में है, और जो आपका बी है वो माइनस के कैप में है। तो आई और ये हो जाएगा माइनस के कैप। लेंथ जो है ना बेटा वो ऐसा है वाई डायरेक्शन में, तो ये जे कैप हो गया। तो कुल मिला के वी बी एल, और ये हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप मतलब 1, इसलिए ईएमएफ कितना आ गया, वी बी एल। बस ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है ना। तो एक चीज साफ साफ निकलती है, एक नोट डाल लो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब ईएमएफ जो होगा वो जीरो कब होगा, उसकी कुछ शर्तें दिखाता हूं मैं आपको। लिखो, इन इंड्यूस्ड ईएमएफ induced EMF does not develop in three cases. In three cases, number one, एक तो जब वेलोसिटी है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, या फिर नंबर दूसरा केस जब वेलोसिटी जो है वो रॉड के पैरेलल हो लेंथ के, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रॉड की लेंथ के पैरेलल हो। कुल मिला के बात ये है कि रॉड की वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और जो रॉड की लेंथ है ना वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी ही चाहिए, तभी जाके काम बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा, वरना ईएमएफ बिल्कुल भी नहीं आएगा। ईएमएफ लाने के लिए बहुत भारी शर्त है, इस बात का विशेषतः ध्यान रखें, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इसके ऊपर ही आधारित है वो सवाल। लिखो, a square frame with side A a square frame with side A, उसकी साइड A है, and a long straight wire and a long straight wire carrying current I carrying current I
are located in the same plane, are located in the same plane as shown in the figure, as shown in the फिगर, जैसा कि मैंने फिगर में दर्शाया है। फिगर बताऊंगा मैं आपको भी थोड़ी देर बाद। द फ्रेम ट्रांसलेट टू दी, मतलब चलती है, ट्रांसलेट मतलब इधर उधर चलती सकती है। द फ्रेम ट्रांसलेट मतलब यहां से वहां चलती है, ट्रांसलेट टू द राइट to the right with a velocity v, with a velocity v, find the EMF induced in the frame find the EMF induced in the frame, find the EMF induced in the frame as a function of distance r, as a function of समझाते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक वायर है, एक फ्रेम है, वो फ्रेम जो है ना, एक छोटा डायग्राम बना के दिखा रहा है, बड़ा डायग्राम बना हुआ आपको। इस फ्रेम का ना एक साइड है, वो है ए, और ये फ्रेम मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। एक वायर है, उस वायर के अंदर ना एक करंट फ्लो हो रहा है I, और वो वायर इस फ्रेम से r डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है, मतलब डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब वो ये बोल रहा है कि जो फ्रेम है वो राइट साइड मूव कर रहा है, v वेलोसिटी तो दिख ही रहा है आपको। ईएमएफ निकालना है फ्रेम के अंदर, जो कि इस वायर की करंट की वजह से प्रोड्यूस्ड हुआ है। समझ आएगी बात? अब ध्यान देना, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो बच्चों, अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट कर ही रहा होगा। उस करंट की वजह से, ये जो करंट है इसकी वजह से अगर मैं देखूं तो राइट हैंड थंब रूल से करंट ऊपर जा रही है, मुझे इसके राइट साइड में फील्ड निकालना है, तो जो मेरी फिंगर से वो अंदर टर्न होगी। दैट मीन्स ये है कि इस रीजन में इनसाइड कहीं ना कहीं तुम्हें फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, वो भी अंदर की ओर। ठीक है बच्चों, मैं ना ईएमएफ निकालना चाहता हूँ प्लेट के ऊपर, पर मैं प्लेट की सारी विड्थ को एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकता, इसलिए हमें फिर से इसमें टुकड़े करने पड़ेंगे, मतलब फिर से इसके वो निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? एक वो निकाल लेते हैं हम लोग, जिसे बोलते हैं स्ट्रिप, काट लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मान लो प्लेट है, इस प्लेट की एक स्ट्रिप काट लेता हूँ, इस स्ट्रिप पे निकालता हूँ पहले फील्ड। अब ये जो हमारा करंट है, इसकी वजह से ना इसमें एक करंट डेवलप हो जाएगी,
वो जो करंट है ना वो ऐसे फ्लो होगी, इंड्यूस्ड करंट समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। और ये आर डिस्टेंस पर है सही, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो है ना स्ट्रिप वो एक्स डिस्टेंस पर है, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं। और ये जो डे है वो डी एक्स विड्थ का है, ये जो स्ट्रिप काटी वो डी एक्स विड्थ की है। तो हमें अगर ना ईएमएफ फाइंड करना है, समझ में आई बात, हमें अगर ना ईएमएफ फाइंड करना है तो हम ये जानते हैं कि जो करंट है ना वो एंटी क्लॉकवाइज क्यों फ्लो हुई है, उसका कारण समझाता हूँ। कारण ये है कि वायर तो अपनी जगह स्टेबल है, फ्रेम आगे मूव हो रही है v वेलोसिटी से। इसका मतलब ये है कि फ्रेम जितनी राइट साइड में आगे जाती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होता जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना कम होता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड आगे से आगे कम होता जाएगा। पर लॉरेंज लेंज का लॉ ये बोलता है कि डायरेक्शन जो होती है ना वो ऐसी होती है कि वो उसकी कमी का अपोज करे। तो क्या कर सकते हैं कमी का अपोज करने के लिए, हम अगर इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा दें तो ये उस कमी का अपोज कर सकती है। अपोज का मतलब ये है कि ये अपने अंदर फील्ड बढ़ा सकती है। तो क्या है कि जैसे आपने करंट की डायरेक्शन बी के अंदर क्लॉकवाइज ली, बी के अंदर अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज ली तो एंटी क्लॉकवाइज लेने से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए अब आप ये जानते हो कि जो फील्ड लाइन लगाया है किसी भी वायर की वजह से एक्स डिस्टेंस पर फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन, मुझे एक्स डिस्टेंस पर निकालना है तो 2 पाई एक्स। अब मेरे पास जो फ्लक्स होता है वो होता है बी डॉट डी एस, ठीक है। अब देखो ये जो फ्लक्स है ये यहाँ से शुरू हो रहा है आर डिस्टेंस से और यहाँ पे खत्म होगा प्लेट में आर प्लस ए पर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आर से लेके आर प्लस ए तक हमारा ना है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स डी एक्स डॉट ए, क्योंकि मुझे तो उस छोटे सी स्ट्रिप का सरफेस एरिया चाहिए, तो उस छोटी सी स्ट्रिप का मैंने सरफेस एरिया निकाल लिया, ठीक है। ओके, तो अब देखो इसको इंटीग्रेट कर दो बस तुम्हारा फाई आ जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई आर से आर प्लस ए डी एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स होता है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लॉग ए माइनस लॉग बी, और फिर सोल्व करेंगे तो लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, और फ्लक्स अगर निकल जाए तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो फाई का टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो माइनस म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई टी अपॉन टी टी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा लॉग ऑफ, अब आपको आर की टर्म्स में आंसर चाहिए, बस हम टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आर की टर्म्स में कैसे आएगा। तो देखो आर वेरिएबल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो एक काम करूँ मैं आर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो फिर डी अपॉन डी आर हो जाएगा, और
डी आर अपॉन डी टी को अलग निकाल लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी अपॉन डी आर को तो खैर रहने दो ऐसा कैसे ही, तो ये बनेगा माइनस म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई, इसको तो अलग रहने दो। अब यहाँ पे हम लोग डी अपॉन डी आर कर देते हैं log ऑफ आर प्लस ए अपॉन आर, और डी आर अपॉन डी टी को आर ड्रॉप लिख देते हैं। चलो जरा करके देखना। तो देखो log x का होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, मतलब कि आर अपॉन आर प्लस है। फिर इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा, तो हर हर महादेव लगा दो, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले का करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, या फिर उससे अच्छा बताऊँ ना आपको, आर प्लस ए अपॉन आर का करना है ना आपको, तो आर अपॉन आर मतलब कितना हो जाएगा, उससे भी आसान, आर अपॉन आर मतलब 1, तो 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, फिर ए अपॉन आर माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर, बस सबसे आसान तो यही है, सबसे इजी यही है, ठीक है। और आर डॉट, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। देखो आर डॉट मतलब पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, म्यू नोड का म्यू नोड, आई का आई, ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, इस आर से ये आर कट जाएगा, और 2 पाई आर प्लस बी, और आर डॉट को भी लिख सकते हैं, दैट्स द आंसर। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, बस सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। आगे बात समझ में, चलें आगे अगले सवाल पे। तो ये सवाल तो खैर आसानी था, इसको तो करना भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द करंट इन द इनर कॉइल, अच्छा इनर आउटर कॉइल करके एक चीज दे रखी है आपको, चलो। द करंट इन द इनर कॉइल द current in the inner coil is I is equal to 2T square. Find the heat developed in the outer coil. Find the heat developed in the outer coil between T is equal to 0 and T second. Between T is equal to 0 and T second, the resistance of the outer coil
the resistance of the outer coil is capital R, and take B greater than A, and take B greater than A। तो इन सब स्थिति को लेके अब आपको फाइनली ये निकालना है कि कितना रेजिस्टेंस, कितना क्या उसमें डेवलप हो रहा है। बच्चों देखो, बड़ा आसान सवाल है, एक डायग्राम दिया है आपको, उस डायग्राम से सवाल समझ में आएगा। एक हमारे पास में ना इनर कॉइल है और एक हमारे पास में आउटर कॉइल है, ध्यान देना, ठीक है। इनर कॉइल में ना एक करंट फ्लो हो रहा है आई, जो टी की टर्म्स में आपको दे रखा है। इस इनर कॉइल का रेडियस ए है और जो बहुत छोटा है आउटर कॉइल के रेडियस से। बस ये आपका डायग्राम है। तो ऑब्वियस सी बात, अगर इनर कॉइल में करंट है तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से आउटर कॉइल में फ्लक्स आएगा, ये तो आपको समझ में आता ही होगा। तो मान लेते हैं आउटर कॉइल का जो फ्लक्स है वो हो जाएगा बराबर इनर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो, और आउटर कॉइल का जितना एरिया है उतना। तो इनर कॉइल, कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, क्योंकि a उसका रेडियस है इनर कॉइल का, और आउटर कॉइल का एरिया कितना है पाई बी स्क्वायर। तो उस स्थिति में हमारा जो फ्लक्स डेवलप होगा आउटर कॉइल में वो हो जाएगा म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर, और करंट कितना है आई बराबर 2t स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है ना। और 2 से 2 कट जाएगा तो जो बचेगा वो हमारा सामने दिख ही रहा है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करूं, ई की बात, तो वो तो आप जानते हो कि फ्लक्स का टाइम डेरिवेटिव होता है वो, तो करो -2 म्यू नॉट, क्योंकि टी स्क्वायर का 2t होता है ना, तो मैंने 2t कर दिया अपॉन ए। तो अगर मैं करंट निकालूं आउटर कॉइल के अंदर कितनी फ्लो हो गई, तो करंट बराबर पोटेंशियल बटा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ई है यहाँ पे जो कि आपने ऊपर निकाला है, माइनस से भले निकाला है पर कोई दिक्कत नहीं, वो सेकंड लूप में करंट है तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तो उस ऑपोजिट की वजह से माइनस आया ऐसा मैं मानना है। बाकी तो 2 म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर टी अपॉन ए आर, दैट इज द करंट इन द सेकंड लूप। क्या है ये? करंट इन द सेकंड लूप, ये हमने निकाली है अपने बाद में डेरिवेशन करके। अगर हीट आपको निकालना हो, हीट कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। अगर थोड़ी सी कम हीट प्रोड्यूस हुई तो डी एच बराबर कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी, थोड़ी उससे कम हीट प्रोड्यूस हुई है। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर मैं टोटल हीट प्रोडक्शन निकालना हूँ सेकंड लूप के अंदर, तो 0 से लेकर टी तक उसने वक्त आपको दे रखा है, आई टी स्क्वायर आर ऑफ डी टी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। बस आपको कुछ नहीं करना, आई का वैल्यू पुट कर देना है जो आपने आई टू का ऊपर निकाला है, उसमें 2 म्यू पाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और ए आर को तो ए आर रखना ही है का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द आर मल्टीप्लाई विद द टी क्यू बाई 3। बस इसको सोल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
आर से आर कैंसिल, पर ये एक आर बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट पाई बी स्क्वायर। T³/3 समझ में लगी बात, है ना आसान। अब एक लास्ट चीज और कर लो, फिर तुम्हारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, हेडिंग दो, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर लूप यूनिफॉर्म मोशन ऑफ rectangular loop in a non-uniform magnetic field in a non-uniform magnetic field and conservation of energy and ठीक है। देखो, हम ऐसा मान लेते हैं कि एक लूप है मेरे पास, हमारे पास एक लूप है, लूप ऐसा होता है। ठीक है, ये लूप जो है ये v वेलोसिटी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब इस लूप में ना करंट फ्लो हो रहा है नीचे की ओर, मतलब एंड क्लॉकवाइज। तो अगर करंट नीचे है और इसके ऊपर ना एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है मैंने अंदर की ओर, ऐसा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगा रखा है। सुनना ध्यान से पड़ा बच्चों, अगर मैंने मान लिया कि ये इसकी करंट पोजीशन है और इसका जो ये हिस्सा है ए बी सी डी जो भी है आपका, तो ये जो हिस्सा है ना ए बी सी डी, ए बी और सी डी, ठीक है, ये ए बी सी डी हिस्सा यहाँ पर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर मैं इसको सरकाता हूं और उसकी नई पोजीशन क्रिएट करता हूं तो ए बी हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा और सी डी हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा। ये इसकी नई पोजीशन आफ्टर सरकने के बाद, तो ये ए बी यहाँ पहुंच जाएगा और सी डी यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे बोल दूं कि इन दोनों हिस्सों पर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, क्योंकि आपने खुद ने बोला है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब इस हिस्से पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो B1 है, ऐसा मैं मान रहा हूँ, और इस हिस्से पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो B2 है, ऐसा मैंने अज्यूम किया है, क्योंकि आपने बोला है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर वो हिस्सा यहाँ से चल के यहाँ तक सरक गया, ए बी हिस्सा, तो मान लो वो v वेलोसिटी से चल रहा है और डेल्टा टी समय में वो आगे तक पहुंच चुका है, तो v डेल्टा टी उसकी डेल्टा एक्स हो जाएगी।
ऐसे ही वही यहाँ से लेके यहाँ तक सी डी से चल लेगा, तो ये हिस्सा भी वी डेल्टा टी समय में आगे सरक जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो सेम है दोनों हिस्सों की। हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि V2 जो है ना ज़्यादा है V1 से, मतलब सी डी हिस्से पर जो फील्ड लग रहा है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू ए बी हिस्सा। ए बी हिस्से की जो लेंथ है वो L है, ए बी हिस्से की जो लेंथ है वो L है। अब मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ए बी सी डी के ऊपर फोर्स निकालना है, तो फोर्स वही फील्ड अंदर है और करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो जो ए और सी हिस्सा है ना उस पर फोर्स ऊपर लगेगा। तो ऐसा आप शायद फोर्स निकालना तो आपको आता होगा, जहाँ फील्ड होता है वहाँ फिंगर रख दो, जहाँ पे करंट जा रही है वहाँ थंब रख दो, तो जो पाम है आपका वो जहाँ जाएगा वही फोर्स होगा, और उसी से निकाला तो F2 यहाँ पे हो जाएगा, F3 यहाँ पे हो जाएगा और F4 यहाँ पे हो जाएगा। F4 यहाँ पे हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये बोल देंगे, चेंज इन फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल change in flux passing through coil T phi is equal to V2 डेल्टा एक्स मतलब V डेल्टा टी, क्योंकि ज़्यादा तो V2 ही है ना, क्योंकि VBL फॉर्मूला होता है। अच्छा, L लगाना भूल गया मैं, सॉरी, फ्लक्स में L भी तो आता है। तो जब कोई प्लेट आगे बढ़े तो VBL तो होता है उसका फॉर्मूला, अभी भी तो पढ़ा था आप लोगों ने। तो VBL माइनस फिर B1 कम है V डेल्टा टी और L, तो B2 माइनस B1 ले लो बाहर, तो ये हो जाएगा B2 माइनस B1 LBT। तो LBT हो जाएगा उसका हिस्सा, ठीक है। और अगर मैं E निकालता हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। तो इस स्थिति में माइनस माइनस को अंदर ले लो, तो B1 माइनस B2 हो जाएगा LB, और अगर करंट निकालनी हो तो कितना हो जाएगा E अपॉन R, दैट मीन्स B1 माइनस B2 LB अपॉन R। तो इंड्यूस्ड करंट I विल फ्लो मैं लिखता हूँ, जगह कम है, एक लाइन लिखनी है मुझे, इंड्यूस्ड करंट I will flow in ACDB direction, in ACDB डायरेक्शन, ठीक है। तो इससे हम ये बात बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सी डी एक्सिस पे,
वो ज़्यादा है मैग्नेटिक फील्ड एट द ए बी साइड, एंड वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स at the AB side is greater than the CD side. So current will flow from higher potential to lower potential. So current will flow from higher to lower potential, मतलब ए से सी से की तरफ, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स देखा जाए तो F इज इक्वल टू F2 - F4। क्यों मैंने ऐसा बोला, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि F1 और F3 तो डिस्टेंस में इक्वल भी हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, इसलिए उनका एडिशन 0 हो जाएगा, तो केवल F2 F4 बचेगा। अब F2 F4 भले ही ऑपोजिट में है बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, क्योंकि आप देखो F2 जो है ना वो इधर लग रहा है और ये जो है ना ये B2 पे लग रहा है, और F1 जो है वो इधर लग रहा है, सॉरी F4 जो इधर लग रहा है B1 पे, और B1 B2 बराबर है ही नहीं, जब बराबर ही नहीं तो कैंसिल क्यों होंगे, दैट्स वाई। तो इसीलिए जो रिजल्टेंट फोर्स F आएगा वो आएगा I B2L माइनस I B1L, और फिर I B2 माइनस B1L राइट साइड की ओर। टू मेंटेन द वेलोसिटी v, लिखो टू मेंटेन द वेलोसिटी v of the coil, to maintain the velocity v of the coil, work done by the external agency, work done by the external agency opposite to this force, that is rate of this work, that is rate of this work is P is equal to dw upon dt is equal to Fv, या फिर इसको लिख सकते हो आई एल B1 माइनस B2 मल्टीप्लाई विद द V, दैट्स ऑल। तो बस इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं हमारा मैग्नेटोस्टेट, और अब अगली क्लास से शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या क्या गुल खिलाती है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना, तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपके हो गए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के। अब केवल कुछ ही लेक्चर बचे हैं, केवल कुछ ही कंटेंट बचा है जो प्रोबेबली बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो 10-12 लेक्चर के अंदर अंदर आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी पूरा हो जाएगा। बस अब आप मेहनत करो, रिवीजन करो, कोशिश करो सवाल करने की, तो फ़ायदा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सब करा रखे हैं मैंने आपको, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, सब लिंक उसमें है, ठीक है। थैंक यू। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना।
बाय बाय।